हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 24 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि ड्यू डेट कैसे निकालते हैं बिल की। तो यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस डाले, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम आज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जैसे इस बिल की डेट आपको दी हुई है जनवरी 1, 2017, इस डेट को ये बिल लिखा गया है और 2 मंथ्स का पीरियड है। तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी? तो देखो, 2 महीने हैं, जैन 1 से आप लगाओ, फेब्रवरी 1, मार्च 1, यानी 1 मार्च को 2 महीने पूरे हो गए। फिर 3 दिन का ग्रेस पीरियड हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 मार्च में 3 दिन ऐड करो, 1 + 3 = 4। तो मार्च 4, 2017 इसकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 28, 2017 1 महीने की मैच्योरिटी है। तो जनवरी 28 से अगला क्या होगा? फेब्रवरी 28 होगा। अब फेब्रवरी 28 हो गया। अब 2017 की बात है, तो 2017 जो है वो लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसमें 28 ही दिन होंगे फरवरी में। अब 3 दिन आप ऐड कर दो, तो मार्च 1, 2, 3, तो 3 मार्च की आपकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। ठीक है। देन देखो, जनवरी 30, 2023 1 महीने के लिए लिखा गया है। तो 30 जनवरी से 1 महीना, यानी कि 30 फरवरी हो गया, लेकिन 30 फरवरी तो होता नहीं है, तो क्या आएगा? फेब्रवरी 28, क्योंकि 2023 भी लीप ईयर नहीं है। अब फेब्रवरी 28 आ गया। अब इसमें 3 दिन ऐड कर दो। 3 दिन ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, तो 3 मार्च आ गया। ठीक है। देन देखो, अप्रैल 30, 2023 2 महीने के लिए लिखा गया है। 30 अप्रैल से 2 महीने काउंट करो, 30 मई, 30 जून, 30 जून आ गया। उसके बाद फिर हमें क्या करना है? 3 दिन ऐड करने हैं। अब जून का महीना 30 का ही होता है, तो कौन से 3 दिन ऐड होंगे? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, तो 3 जुलाई आपका आंसर हो जाएगा। देन देखो, 30 अप्रैल 2023 3 महीने के लिए, तो 3 महीने काउंट करने हैं 30 अप्रैल से, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, तो 30 जुलाई हो गया आपके 3 महीने पूरे। अब 30 जुलाई को हुए हैं, लेकिन जुलाई का महीना 31 का होता है, तो हम क्या करेंगे? 3 दिन ऐड करो, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, तो 2 अगस्त आपका आंसर हो जाएगा। देन देखो, दिसंबर 1, 2022 60 डेज। अब यहाँ पे डेज का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला कर लें पहले। अप्रैल 30, 2023 30 दिन के लिए लिखा है। अब यहाँ आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे। अच्छा, अप्रैल का महीना 30 का होता है, तो इसका फर्स्ट डे कब होगा? 1 मई को फर्स्ट डे होगा, 2 मई को सेकेंड डे होगा, तो ऐसे ही 30 मई को क्या होगा? 30वां दिन हो जाएगा। तो 30 मई तो आ गया आपके पास ये। ठीक है। उसके बाद 3 दिन आपको ऐड करने हैं। 3 दिन ऐड करो, मई का महीना 31 का होता है, तो 31 में हो गया 1 जून और 2 जून, तो 2 जून आपका आंसर हो जाएगा। फाइन। यानी जब आपको डेज दिए हैं तो आपको नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। तो 30 अप्रैल को तो लिखा ही गया है, पहला दिन कब होगा इसका? अगले दिन होगा, यानी कि 1 मई को होगा। 1 मई को पहला दिन है, 2 मई को दूसरा दिन होगा, 3 मई को तीसरा होगा। इस तरह से हमें निकालना है 30वां दिन कब होगा। तो 30वां दिन होगा मई 30 को, और मई 30 के बाद 3 दिन हम ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा जून 2। ठीक है। अब इससे ऊपर वाला देखो, दिसंबर 1, 2022 को 60 डेज के लिए लिया है हमने, 60 डेज का टाइम पीरियड है। तो दिसंबर 1, इसका पहले आप देखो 30 डेज कब होंगे? दिसंबर 1 को तो ये लिया गया है, तो पहला दिन कब होगा? दिसंबर 2 को। ठीक है। दूसरा दिन कब होगा? दिसंबर 3 को। ठीक है। इसी तरह से 30वां दिन कब होगा? अगर मैं 30वां दिन देखूँ तो दिसंबर 31 को 30वां दिन हो जाएगा। एक एक ऐड कर रहे हैं ना हम, क्योंकि 1 दिसंबर को तो ये बिल लिखा गया है, तो इसका पहला दिन कब होगा? पहला दिन पूरा होगा दिसंबर 2 को। ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा दिन कब पूरा होगा? 3 दिसंबर को। तो 30वां दिन 30th डे कब पूरा होगा? दिसंबर 31 को। अब 30 दिन तो हो गए, अब हमें करने कितने हैं? 60 दिन। अब देखो 60 दिन कैसे काउंट होंगे फिर? 31 दिसंबर से फिर आप आगे चलो, 1 जनवरी 2023 आ गया, इसको आपका 31वां दिन हो जाएगा। राइट। अब एक इसमें क्या है? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इस तरह से 30 काउंट करोगे तो फिर क्या होगा? 30th जनवरी आ जाएगा आपके पास। समझ गए इस चीज़ को? यानी 30 दिन तो हमने यहाँ तक काउंट कर लिए थे 31 दिसंबर तक। अब एक 30 दिन और काउंट कर लो, तो 1 जनवरी को पहला दिन है, तो 30 जनवरी को 30 दिन और हो गए, 30 + 30 60 हो गए, तो 30 जनवरी को हमारी मैच्योरिटी डेट हो गई। अब इसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के ऐड कर दो। अब जनवरी का महीना कितना होता है? 31 दिन का होता है, तो एक तो हो गया 31 जनवरी, फिर 1 फैब, फिर 2 फैब,
तो 2 Feb 2023 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें हमने क्या किया है, 1 दिसंबर 2022 का आपका बिल की डेट थी, मैच्योरिटी पीरियड दिया है 60 डेज़ का। डेज जब भी दिए हैं तो आपको ध्यान से चलना है। देखो 1 दिसंबर को ये बिल लिखा गया है, अगले दिन से हम शुरुआत करते हैं, यानी दिसंबर 2 को इसका पहला दिन फिनिश होगा, 3 दिसंबर को इसका दूसरा दिन फिनिश होगा, ठीक है। अब मुझे यूँ बताओ इसका 30th डे कब फिनिश होगा, 31 दिसंबर को फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 31 दिसंबर हो गया, अब 30 दिन निकल गए, अब 30 दिन और निकालने हैं क्योंकि हमें 60 डेज़ का मैच्योरिटी पीरियड दिया है। तो उसके बाद पहला दिन कब होगा, 30 दिन तो ये गए, अब 30 दिन के बाद पहला दिन कब होगा, 1 जनवरी को, ठीक है। अब 30वां दिन कब होगा, अगर पहला दिन 1 जनवरी को हो रहा है तो 30वां दिन 30 जनवरी को होगा। अब 30 जनवरी हमारे पास हो गए, जहाँ पे हमारे 60 डेज़ पूरे हो गए, 30 और 30, ठीक है। अब 30 जनवरी में 3 दिन आप ऐड कर दो, 3 दिन ऐड करोगे तो क्या आएगा, 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी, तो 2 फरवरी आपका आंसर हो जाएगा। देन देखो दिसंबर 28 2023 दिया है और 2 महीने के लिए दिया है, तो इसमें देखो क्या होगा, जनवरी 28 आएगा, ठीक है, 1 महीना करेंगे तो, और दूसरा महीना करेंगे तो फरवरी 28 आएगा। अब फरवरी 28 आ गया, इसमें 3 दिन ऐड करने हैं, बट ये देखो फरवरी 28 कौन से साल का आया है, 2024 का, ठीक है ना, क्योंकि दिसंबर 2023 में हमने लिखा तो अगला साल 2024 हो गया। अब 2024 क्या होता है, लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो इसमें क्या है, 29 फरवरी में 29 डेज होंगे, तो 28 फेब के बाद हमें 3 दिन ऐड करने हैं, 3 दिन ऐड करो, क्या आएंगे, 29 फेब, 30th तो होगा नहीं, मार्च 1 और मार्च 2, तो मार्च 2 हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, तो आपको कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि डेज़ में दिया है या मंथ्स में दिया है, ओके। तो अब ये आपका क्लियर है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि मान लो एक्स ने सामान उधार में बेचा वाई को, ठीक है, एक्स ने सामान उधार में बेचा है वाई को, तो एक्स क्या है यहाँ पे, क्रेडिटर, वाई क्या है, डेटर। अब एक्स एक बिल लिखेगा, यानी जिसको हम शुरू में ड्राफ्ट कहेंगे कि आप मुझे इतनी इतनी तारीख को पैसे दोगे, वाई इस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, ये बिल बन गया आपका, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल रिसीवेबल है और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बिल्स पेबल है, राइट। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वाई क्या था, डेटर था, क्योंकि जिसको आप सामान उधार में बेचते हो वो डेटर होता है। डेटर किस में कन्वर्ट हो गया, बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक्स के लिए ये क्या है, बिल रिसीवेबल है। इसी तरह से अगर हम वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स क्या था, क्रेडिटर था, क्योंकि जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, बिल्स पेबल बन गया, वाई को ये बिल पे करना है, तो वाई के लिए बिल्स पेबल बन गया। यानी कि क्रेडिटर कन्वर्ट होते हैं बिल्स पेबल में, डेटर कन्वर्ट होते हैं बिल्स रिसीवेबल में। अब देखो एक ही बिल जो है वो एक पर्सन के लिए बिल रिसीवेबल है और दूसरे के लिए बिल्स पेबल होगा, ठीक है। अब बिल रिसीवेबल हमारी एसेट होती है क्योंकि हमें रिसीव होने वाला है वो पैसा, बिल्स पेबल यानी कि हमें पे करना है तो वो एक लाइबिलिटी होती है। तो जो ड्रॉअर होता है, ड्रॉअर कौन होगा, अब एक्स यहाँ पे ड्रॉअर है इस बिल का, एक्स ऑर्डर देगा ना वाई को कि आप इतना इतना पैसा दोगे, तो एक्स के लिए ये क्या है, बिल रिसीवेबल बनेगा, यानी ये एसेट बनेगा, और वाई को पैसा देना है यानी वाई एक्सेप्टर है इस बिल का, उसके लिए ये क्या है, एक लाइबिलिटी बनेगी, बिल पेबल बनेगा, ठीक है। तो अब बिल्स रिसीवेबल और पेबल की कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो हम देखते हैं। तो इसमें हम 4 केसेस कर सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल का हम क्या करते हैं, उसके 4 तरीके हैं। जैसे मान लो एक्स ने सामान बेचा वाई को, एक्स ने बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया और ये आपका बिल बन गया। अब इस बिल के साथ एक्स क्या क्या कर सकता है, पहली चीज़ तो ये है कि मान लो 2 महीने का टाइम पीरियड है इस बिल का, तो 2 महीने के लिए एक्स ये बिल अपने पास रखे और 2 महीने बाद वाई जो है वो एक्स को पेमेंट कर देगा, यानी कि मैच्योरिटी की डेट तक एक्स अपने पास रखता है बिल। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये इसको डिस्काउंट करवा ले, एक्स जो है वो बैंक के अंदर जाके इस बिल को डिस्काउंट करवा लेता है और पहले पेमेंट ले लेता है। ये मैंने आपको बताया था, जैसे 1000 रुपये का बिल है तो बैंक मान लो 20 रुपये काट के 980 रुपये एक्स को दे देगा, तो एक ये केस कर सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, मान लो कोई जेड नाम का पर्सन है, उसको पैसे देने हैं एक्स ने, मतलब एक्स
जेड जो है वो एक्स से पैसे मांगता है, तो एक्स क्या कर सकता है, ये 1000 रुपये का बिल है और 1000 रुपये जेड मांगता है एक्स से, तो एक्स जो है वो ये बिल एंडोर्स कर सकता है जेड के नाम पे, यानी ये किसी और पर्सन को एंडोर्स कर देगा ये बिल, ताकि अब वाई जो है वो पेमेंट सीधी जेड को कर देगा। एक तरह से आप ये समझ सकते हो, ठीक है। और देन चौथा क्या है कि वो बैंकर को दे सकता है कलेक्शन करने के लिए मैच्योरिटी के टाइम पे। जो हमने सेकंड केस किया था ना, इसमें हमने किया था बैंकर को डिस्काउंट करवा रहा है वो बैंक से, यहाँ पे वो डिस्काउंट नहीं करा रहा है, यहाँ पे वो बैंक को दे देता है और बैंक को कहता है कि 2 महीने जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड है इतने आप रखो और उसके बाद फिर आप पेमेंट कलेक्ट करके मुझे दे देना, ठीक है। यानी बैंक को भेज दिया इसने कलेक्शन के लिए। तो इन चारों केसेस में अलग अलग ट्रांजैक्शन होती है, वो हम देखेंगे, समझ गए आप। तो सबसे पहले देखो पहला केस, जब बिल जो है वो ड्रॉर टिल मैच्योरिटी रिटेन करता है। अब देखो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि एक्स ने सामान बेचा है उधार में वाई को, ठीक है। एक्स ने बिल लिखा तो एक्स क्या है, ड्रॉर है, और वाई ने बिल एक्सेप्ट किया है तो वाई क्या है, ड्रॉई कह लो इसको या फिर एक्सेप्टर कह लो, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। वाई पैसा देगा, किसको देगा, एक्स को देगा, ठीक है। अब देखो एक्स के लिए ये क्या है, वाई क्या बन गया, बिल रिसीवेबल बन गया क्योंकि एक्स को पैसा रिसीव करना है, और वाई के लिए ये क्या बन गया, बिल्स पेएबल बन गया क्योंकि वाई को पैसा देना है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो कैसे ट्रांजैक्शन होगी। जब एक्स ने वाई को सामान बेचा उस टाइम पे क्या ट्रांजैक्शन होगी, एक्स की बुक में और वाई की बुक में। ये सारी ट्रांजैक्शन एक्स की बुक की और ये सारी वाई की बुक की है। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, एक्स ने गुड्स बेची है वाई को, आप क्या एंट्री करोगे, वाई को बेची है उधार में तो वाई अकाउंट डेबिट होगा, टू सेल्स अकाउंट होगा क्योंकि एक्स के लिए वो सेल्स है। यही एंट्री जब आप वाई के अकाउंट में, वाई की बुक्स में करोगे तो वाई ने तो परचेज किया है तो वाई के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, क्योंकि उन्होंने एक्स से परचेज किया है। समझ गए इस चीज़ को। पहली चीज़ है कि जब गुड सेल करता है एक्स वाई को तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ड्रॉई के केस में क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट क्योंकि वाई ने परचेज किया है, ठीक है। अब देखो एक्स जो है उसको बिल मिल जाता है, यानी ये बिल रिसीव हो गया, एक्स ने लिखा, वाई ने साइन किया और एक्स को दे दिया, यानी एक्स को ये बिल बन गया। अब देखो एक्स के लिए ये जो वाई था ये पहले क्या था, डेटर था, अब क्या बन गया, ये बिल रिसीवेबल बन गया, राइट। अब वाई से बिल मिल गया ना, हमें रिसीव हो गया, एक्सेप्ट करके उसने दे दिया, तो वाई जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट कर देंगे, क्योंकि वाई का अकाउंट हमने पहले डेबिट किया हुआ था, ये अब क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वाई किस में ट्रांसफ़र कर दिया हमने, वाई का बैलेंस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में, फाइन। अब इस चीज़ को देखो, वाई जब अमाउंट पे करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि ये बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस यहाँ डेबिट है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे और बैंक में हमें पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। दोबारा से समझ लीजिए, पहले सिर्फ एक्स की बुक की एंट्री हम करते हैं। एक्स ने सामान बेचा वाई को, एंट्री क्या होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल है। अब वाई से आपको बिल मिल गया, वाई क्या है आपका, डेटर है, डेटर किस में कन्वर्ट होगा, बिल्स रिसीवेबल में, क्योंकि इससे आपको पैसा मिलना है। तो क्या करेंगे हम, वाई का अकाउंट पहले हमने डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर देंगे और बिल रिसीवेबल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, फाइन। अब देखो बिल रिसीवेबल था, अब मान लो वाई ने पेमेंट कर दी तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये बिल्स रिसीवेबल हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है, सिंपल है। अब चलो, अब वाई की बुक में क्या एंट्री होगी, एक्स ने वाई को सामान बेचा तो वाई के लिए ये क्या हो गई, परचेजेज हो गई, तो एंट्री क्या होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, क्योंकि एक्स से परचेज किया है, ठीक है, परचेजेस खर्चा होता है तो डेबिट होता है। अब देखो एक्स को वाई ने बिल एक्सेप्ट करके दिया है तो एक्स वाई के लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेएबल हो गया क्योंकि ये पेमेंट करनी है। वाई के लिए एक्स क्या था, क्रेडिटर था, क्योंकि जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर कन्वर्ट हो गया बिल्स पेएबल में, तो एंट्री क्या होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। एक्स यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था, इसको हम डेबिट कर देंगे और टू बिल्स पेएबल अकाउंट हो जाएगा। बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है। अब जब वाई पेमेंट करेगा तो कैसे करेगा, पेमेंट करेगा यानी इसका बैंक बैलेंस कम होगा,
तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, और ये बिल्स पेबल जो आपने यहाँ क्रेडिट कर रखा था इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, एंट्री कैसे हुई है। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो वाई का बैलेंस पहले हम बिल रिसीवेबल में डालेंगे, फिर बैंक अकाउंट हमें डेबिट करके टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स को हम पहले बिल्स पेबल में डालेंगे और फिर बिल्स पेबल टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब बिल को हम डिस्काउंट करवाते हैं बैंक से तब क्या एंट्री होती है। तो देखो एक्स है, मान लो वही क्वेश्चन है, एक्स ने वाई को सामान बेचा, एक्स ने बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्ट किया, तो एक्स के लिए ये बन गया बिल रिसीवेबल, वाई के लिए ये बन गया बिल्स पेबल। अब मान लो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, जो पहले वाली एंट्री थी वही होगी जब तक ये वाले दोनों केस तो सेम है। ठीक है, जब गुड सेल करेंगे और जब आपको बिल मिला, यहाँ तक की एंट्री तो क्लियर है। इसके बाद देखो एक्स ने क्या किया, एक्स को अभी पैसा चाहिए था तो ये बैंक में चला गया और इसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया। मान लो 100 रुपये का बिल था जस्ट सपोज, और इसको 98 रुपीज़ मिल गए, तो 2 रुपये का इसका क्या हुआ, डिस्काउंट चार्ज लग गए। तो एक्स की बुक में क्या एंट्री होगी, एक्स के अकाउंट में कितना बैलेंस आया है, 98 रुपीज़, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा इसका 98 रुपीज़ से। 2 रुपये डिस्काउंट चार्जेस, ये नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो 2 रुपये हो जाएगा, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगा 100 रुपये। अब ये टू बिल्स रिसीवेबल क्यों किया है, क्योंकि इससे पहले वाली एंट्री आपने क्या की होगी, जो हमने लास्ट टाइम की थी ना, देखो ये दो एंट्री तो होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आपने सेल की है, फिर आपको बिल मिलेगा तो आप क्या एंट्री करोगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। अब देखो वाई का बैलेंस तो हो गया नील, क्योंकि डेबिट था, ये हमने क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। अब बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट है हमारे पास, ये बिल रिसीवेबल का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो यानी बैंक में जितना पैसा मिला वो लिख दिया, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दिया, टू बिल्स रिसीवेबल कर दिया, बिल रिसीवेबल का बैलेंस हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखो वाई जब अमाउंट पे करेगा 2 महीने के बाद, तो उसमें एक्स को तो कुछ मिलना ही नहीं ना, एक्स ने ये बिल डिस्काउंट करवा लिया, अब वाई बैंक को पेमेंट कर देगा, वाई बैंक को पेमेंट करता है तो उसमें एक्स का तो कोई लेना देना नहीं है, वाई और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, तो एक्स की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास कि अगर बैंक एक्स ने डिस्काउंट करा लिया बिल, तो क्या वाई, जब वाई पेमेंट करेगा तो क्या उसकी बुक में एंट्री होगी, नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम ड्रॉई के अकाउंट में, यानी वाई की बुक्स में कैसे एंट्री होगी। पहली चीज़ देखो, एक्स गया बैंक से डिस्काउंट करवाया उसने बिल, क्या इसकी कोई भी एंट्री होगी वाई के अकाउंट में, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक्स गया बैंक से पैसा लिया, बैंक ने उसके डिस्काउंट चार्जेस काटे, तो ट्रांजैक्शन एक्स और बी के बीच में यानी बैंक के बीच में हुई है, वाई के बीच में तो नहीं हुई, वाई का तो कोई लेना देना नहीं है, तो वाई के लिए ये नो एंट्री का केस रहेगा। लेकिन जब वाई पेमेंट करेगा तो उसके केस में वो क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये इसने क्यों किया है, क्योंकि अगर आप नज़र डालो ये वाली 2 एंट्रीज पहले भी होंगी। इसका मतलब क्या है, वाई ने जब परचेज किया तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये एंट्री होगी। फिर एक्स को इसने बिल दिया तो क्या एंट्री होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पे हमने बिल्स पेबल का अकाउंट डेबिट कर दिया, तो बिल्स पेबल का बैलेंस क्लोज। ठीक है, और बैंक से उतनी पेमेंट हमारी गई है, इसलिए हमने टू बैंक कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये दोनों चीज़ें तो आपको क्लियर है। 4 केसेस थी, इनमें से ये दोनों केसेस हमने कर लिए हैं, ये दोनों केसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास, हैव अ गुड डे।